नमस्कार दोस्तों, दया नर्सिंग कैरियर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारियों में जुटे होंगे और लगातार इसी तरीके से आप प्रयास करते रहेंगे। जो मेगा टेस्ट 20 फरवरी को लिया गया, उसके सॉल्यूशन जिसका नर्सिंग पोर्शन जो ब्रह्म प्रकाश सर ने करवाया वो आप लोगों के पास है। उसी प्रकार से आज इसका जीएस पोर्शन जो क्वेश्चन नंबर 181 से लेकर 200 तक, उस पोर्शन पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा आपका कीमती समय न लेते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। उन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। चलिए देख लेते हैं। What does the Earth do on in its axis? पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? क्वेश्चन है कि जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर क्या करती है। सबसे पहले यहां सिर्फ एक ही दिक्कत आमतौर पर स्टूडेंट को देखने को मिलती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है। देखिए, दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। अगर मैं बात करूं घूर्णन की, जिसे हम दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं, अगर मैं इस तरीके से मैंने सर्कल जो है ये क्या है, ये मेरा घूर्णन काल है। और अगर इस पेपर के चारों तरफ अगर इस प्रकार से अगर मैं इसको रोटेट करूं तो ये क्या है, परिक्रमण काल है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज ए राइट आंसर। अगर आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी के इस घूर्णन से क्या क्या संभव है, या यूं कहिए से आप दैनिक गति, क्या है, दैनिक गति, इससे दिन रात बनते हैं। क्या है, दिन रात बनते हैं, दिन रात बनते हैं। इससे जो प्रतिदिन जो ज्वार भाटा आते हैं वो सब किससे संभव होते हैं, इसी से संभव होते हैं। और अगर परिक्रमा की बात करें, परिक्रमा मैंने बताया कि सेंट्रल पॉइंट से जो सराउंडिंग जो एरिया है वो चारों तरफ वो किस में आता है, परिक्रमण काल में आता है। इसे आप दैनिक गति भी कह सकते हो, जिससे क्या होता है, दिन रात का निर्माण होता है। इसके साथ साथ ये अपने इस चक्कर को लगभग 23 घंटे 56 मिनट 0.9 सेकंड में पूरा कर लेती है। लगभग 23 घंटे 54 मिनट और 0.9 सेकंड में से क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है, यानी पूरा कर लेती है। इसी के साथ साथ आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 66 से 1/2 अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय समुद्री तट की माप, भारतीय समुद्र तट की माप पूछ रहा है वो। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मेजर पूछ रहा है आपसे। देखिए, भारतीय समुद्र तट की माप के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए इस संदर्भ में अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो आप यहां गुजरात से शुरू करके और यहां पश्चिमी बंगाल, गुजरात से शुरू करके पश्चिमी बंगाल का जितना भी इलाका है वो समस्त हमारा तटीय इलाका है। कैसा, तटीय इलाका है। यहां से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मैं सही जवाब बता दूं आपको, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 7516.6 किलोमीटर सही जवाब है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खाली समुद्री तट की
जो हमारे भारत की जो सबसे लंबी दूरी किस राज्य की है, तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। और अगर सबसे कम पूछ ली जाए तो गोवा, सबसे कम पूछ ली जाए तो गोवा। और फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा, जो जल के साथ सीमा बनाते हैं, तो कुल 9 राज्य है। कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। और अगर फिर आपसे पूछ ली जाए कि पूर्व में, कि पूर्वी दिशा में कितने हैं, तो पूर्व में हमारे कितने हैं? 4 हैं। और पश्चिम में कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 4 हैं, 5 हैं। सबसे छोटा और सबसे बड़ा ये भी आप लोगों को पता है, तो मैंने बता दिया, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और ये जो लंबाई है, ये तटीय लंबाई संपूर्ण है। क्या है? संपूर्ण। इसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये सभी के सभी संपूर्ण भारत जो है वो शामिल है। अदरवाइज अगर आपसे पूछ लिया जाए कुल भारत की तटीय सीमा सामान्य, तो इसका सही जवाब 6100 किलोमीटर भी हो सकता है। 6100 किलोमीटर हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। आप अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थल की बात कर लेते हैं। विश्व का सबसे अधिक, द वर्ल्ड डेजर्ट, शुष्क मरुस्थल की वो बात कर रहा है आपसे। तो यहां एक एक के बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका सही जवाब हो जाएगा आटाकामा। ये चिली के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? चिली, जो कि साउथ अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, साउथ अफ्रीका कंटिनेंट के अंतर्गत आता है, साउथ अफ्रीका महाद्वीप में आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए थार, ये भारत का, किसका? भारत का। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो भारत और पाकिस्तान के दोनों देशों में स्थित है, सबसे बड़ा। अगर आपसे इसी दिशा में पूछ लिया जाए, ये तो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सहारा, यह लगभग 13 देशों में, लगभग 13 देशों में, इसका विस्तार लगभग 13 देशों में है। अगर हम बात करें, माली है, मिस्र है, लीबिया है, नाइजीरिया है, चाड है, सूडान है, ऐसे कई देशों में इसका विस्तार है। सहारा जो मरुस्थल है, इसका विस्तार लगभग 13 देशों में है। और यह अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ा और सबसे गर्म है ये, सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल है। इसके बाद है, अगर अब इसकी बात करें तो शीत, क्या है? शीत, सबसे शीत गोभी का मरुस्थल। ध्यान रखना इसका भी, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और ये इसको पार करने वाली सबसे पहली महिला जो थी, उसका नाम था सुचेता काटगोर। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल आप लोगों को कई बार आपको देखने को मिल सकता है। गलत युग्म को चुनना है। गलत पेयर का चयन करना है। पहले हम ठीक ठीक का चयन कर लेते हैं। 28 जनवरी विज्ञान दिवस, बिल्कुल ठीक है। 12 जनवरी युवा दिवस, बिल्कुल सही है। 29 अगस्त आर्मी डे, ये जवाब आपका ठीक नहीं है। पहली सूची में कहा गया कि तालिका में आप गलत युग्म चुने, रॉन्ग पेयर आपको डिसाइड करना है। 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय वोमेन डे, ये बिल्कुल सही है। इन सब पे थोड़ा थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। अगर हम बात करें 28 जनवरी की, तो 28 जनवरी वाला जो है, 28 जनवरी को विज्ञान दिवस डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन है जो, उनकी याद में उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी फिजिक्स के अंदर, भौतिकी में, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 1930 में उन्हें
नोबेल पुरस्कार, जो विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, इससे भी उन्हें सम्मानित किया गया था। वर्ष 1954 में 1954 में इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये सीवी रमन 1888 में तमिलनाडु में जन्मे थे। 1888 में तमिलनाडु में जन्मे, और इनसे एक छोटा सा वाक्य मुझे ध्यान है। एक वीणा बजाती हुई लोक सुंदरी नाम की महिला, जब इन्होंने उसको वीणा बजाते हुए देखा तो ये इतने मंत्रमुग्ध हो गए, और इन्होंने ये निश्चय किया कि ये अगर विवाह करेंगे तो सिर्फ लोक सुंदरी से करेंगे। और इन्होंने ये अपने मिशन में सफल भी हुए, क्योंकि बहुत ही दृढ़ संकल्प विचारधारा के हमारे साइंटिस्ट और बहुत विज्ञान की दिशा में बहुत बेहतरीन कार्य इन्होंने किया। तो 28 जनवरी साइंस डे 1930 को इन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला भौतिकी के क्षेत्र में। डॉक्टर सीवी रमन रमन प्रभाव के लिए 1954 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं इनकी, फिर कभी विस्तार से उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी जो कि युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब जब ये युवा दिवस कानों में पड़ता है तो स्वामी विवेकानंद वही स्वामी विवेकानंद जिनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, वही स्वामी विवेकानंद जिन्होंने वर्ष 1893 में अमेरिका में हुए शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया और भारत को एक नई पहचान दिलाई, भारत को एक नए आयाम तक ले जाकर, भारत को एक उच्च स्तर तक लेकर जाने का काम किया। जैसे ही यहां पर इन्होंने इस सम्मेलन के अंदर भाग लिया तो इन्होंने बताया कि विश्व स्तर पर भारत की संस्कृति कितना महत्वपूर्ण योगदान, कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है विश्व को आगे लेकर जाने में। तो जब जब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक बार रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि अगर आपको भारत को समझना है तो आप विवेकानंद जी को पढ़िए। वही विवेकानंद, जब हम इनको पढ़ते हैं तो सबसे पहले इनकी एक लाइन याद आती है, अगर आपको संभव की सीमाओं को जानना है, अगर आपको संभव की सीमाओं को जानना है तो आप असंभव से भी आगे निकल जाइए। अगर आपको संभव की सीमाओं को जानना है तो आपको एक ही तरीका है, आप असंभव से भी आगे निकल जाइए। और बहुत सारी इनके बारे में जितना कहा जाए इतना ही कम है। हिंदू धर्म के एकीकरण में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अपने गुरु के रूप में रामकृष्ण परमहंस को इन्होंने अपना गुरु माना। महज 25 वर्ष की आयु में गेरुआ वस्त्र धारण कर ये निकल गए थे और संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 29 जो हमारा रोंग पेयर है, ये 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 29 अगस्त जो है वो है खेल दिवस। क्या है? खेल दिवस। खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है खेल दिवस। और 29 अगस्त को खेल दिवस से जुड़े एक और तथ्य पर मैं प्रकाश डाल दूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जो थे उनके नाम पर भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो था उसका नाम बदल दिया गया है। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो अब से पहले भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता था खेल का, उसका वर्तमान में नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। मैं इस खिलाड़ी के मान सम्मान में ऐसा कार्य करने पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिसे हमारी युवा पीढ़ी को जानने की बहुत अधिक जरूरत, अगर इन पर पूरी आपको चर्चा करनी पड़े तो समय कम पड़ सकता है। ऐसे मेजर ध्यानचंद जो अपनी स्टिक से गोल करने के प्रयास करते हैं और जब एक गेंद अंदर न जाकर जो उसकी बाउंड्री, जो उसका पोल, उस पर टकरा जाती है तो तुरंत यह कहने का कार्य करते हैं कि ये जो इसके जो मानक हैं वो सही नहीं है। और आखिरकार मेजर ध्यानचंद की वो कथन जो सत्य हुआ। कभी विस्तार से इस पर भी चर्चा करेंगे। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे। कोई भी आपसे जानकारी पूछी जाए, ये पेपर में पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना इन सब चीजों का। युवा दिवस के साथ साथ 21 जून को योग दिवस ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है इस पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी बड़ा ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अंडर विच आर्टिकल
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपैचमेंट प्रोसेस कैन बी डन ऑन प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। क्या कहना चाह रहा है ये? पूछ रहा है कि भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग इंपीचमेंट की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं आर्टिकल 61 बिल्कुल सही जवाब होगा। जिसने भी ये जवाब दिया ये बिल्कुल सही है। आगे अगर हम चर्चा करते हैं, ध्यान रहे राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों सदनों में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है, लेकिन सौभाग्य की बात है भारत में अभी तक ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना है। लोकसभा की संरचना इसमें है आर्टिकल 81। अगर आर्टिकल 110 की बात करें तो धन विधेयक यानी मनी बिल आर्टिकल 110 के अंतर्गत। और अगर हम बात करें 108 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल 110 और 108 दोनों बड़े महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट संसद द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। बहुत कम ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। इसको बुलाने की शक्ति देश के राष्ट्रपति के पास होती है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता, कई बार यह क्वेश्चन आता है, इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल 108 जिसके तहत ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति बुलाता है और ये दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन होता है, राष्ट्रपति बुलाता है। 108 के तहत अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। आशा करता हूं आप सब लोगों को इस आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। 61 इंपीचमेंट, 81 लोकसभा की संरचना, 110 मनी बिल धन विधेयक और आर्टिकल 108 किसके पास शक्ति है, कौन बुलाता है, कौन अध्यक्षता करता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, बेकिंग सोडा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें सभी होनहार छात्र हैं तो इसमें तो ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। सी बिल्कुल सही, NaHO3 जो है वो बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ये भी बहुत सुंदर जवाब है। किस सिंधु घाटी सभ्यता, देख लेते हैं एक बार इससे भी। किस सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य मिले? मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जो सिविलाइजेशंस को जाना जाता है, इसके से संबंधित कई क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। अगर मैं बात करूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे पहले, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है, यह नगरीय थी, यह नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इस सभ्यता के विकास में 3-4 नाम आप लोगों को मिलेंगे, RD बनर्जी की बात करेगा वो, रखलदास बनर्जी की बात करेगा, या फिर एनकिनगम की बात करेगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता वैसे बहुत पूरा अपने आप में एक हिस्ट्री के अंदर टॉपिक है, लेकिन यहां ये स्थान जान लेते हैं। जो चावल के साक्ष्य हैं, वो चावल के साक्ष्य जानना चाहता है कि चावल के साक्ष्य आपको कहां से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंगपुरा। क्या है? रंगपुरा बिल्कुल सही जवाब है इसका। धोलावीरा को जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट के लिए धोलावीरा बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। कालीबंग ये राजस्थान के अंदर है। यहां से चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं और एक हल से जुते हुए खेत यहां से मिले हैं। हल से जुते हुए खेत और
चूड़ियां यहां से प्राप्त हुई हैं, धोलावीरा से वाटर मैनेजमेंट, यहां से साक्ष्य आप लोगों को प्राप्त हुए हैं। ये कालीबंगन राजस्थान में, धोलावीरा जो है गुजरात में, और ये जो रंगपुरा क्षेत्र है ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगपुरा ये कटियावाड़ गुजरात, ये भी आपका गुजरात के अंदर है, और ये सिंध पाकिस्तान के अंदर है, जो वर्तमान में है ये पाक के अंदर है। ये सभी स्थान आपको पता होना चाहिए। बहुत मोटे मोटे तौर पर बहुत सारी बातें सिंधु घाटी सभ्यता से पूछी जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। अगर आकार की बात करें तो ये ट्रायंगल फॉर्म में है, त्रिभुजाकार है, नगरीय है, लोगों को पानी की निकासी की व्यवस्था के बारे में यह जानकारी मिलती है। मकान पक्के होते थे, भवन टेराकोटा की ईंटों से बने होते थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इन लोगों को मापतोल की प्रणाली से भी ये लोग परिचित थे। आभूषण का ये लोग प्रयोग करते थे, लेकिन आभूषण जो है हड्डियों के बने होते थे, जिन्हें निक्स कहा जाता था। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो विस्तार से पढ़ेंगे इस पे भी चर्चा करेंगे। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, चलिए जीवाश्म अध्ययन आसान है और ज्यादा समय भी नहीं लेगा आपका। ये जीवाश्म के अंदर आपको पौधे और पशु जीवाश्म, इन दोनों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान के अंदर जो है इसका क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जीवाश्म वाले पे ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। साइंस में अमूमन ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, देख लेते हैं एक बार। आपसे पूछ रहा है रेशो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमन बॉडी। रेशो अनुपात पूछ रहा है आपसे आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का ह्यूमन बॉडी। कह रहा है मानव शरीर के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या रेशो में बताइए, अनुपात में बताइए। रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 600:1। जिसने भी इसे जवाब चुना है उनका बिल्कुल सबका सही जवाब है 600:1 इज ए राइट आंसर। अगर मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी को शरीर का सिपाही भी कहा जाता है, शरीर का सिपाही भी कहा जाता है, शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का मेन कार्य क्या होता है? अगर हम बात करें शरीर को रोगों से बचाना, शरीर को रोगों से बचाना, यानी ये हमारे अंदर जितनी भी जो डिजीज डेवलप होने की कोशिश करती हैं उन सब से फाइट करने का काम डब्ल्यूबीसी करते हैं। ध्यान रहे, जब डब्ल्यूबीसी से एक्सेस अमाउंट में हो जाती है तो एक रोग भी हो जाता है हमें, जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर अगर हम बात करें तो एक्सेस अमाउंट जब डब्ल्यूबीसी का हो जाता है तो डिजीज हो जाती है जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। इसके बाद आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, और जिन ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की नीड होती है, जिन सेल्स को, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है आरबीसी। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का बहुत अधिक रोल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वाज डन बाय, बताइए, लगाइए जवाब जल्दी से। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा गया है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, यानी जो बदला गया, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वाज डन बाय, किसने पहले सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? पहले सही सवाल पे आज सही जवाब पे आ जाते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्रिश्चियन बेनार्ड शाह। क्रिश्चियन बेनार्ड शाह ने पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। अगर हम बात करें, इन्होंने साउथ अफ्रीका के
साउथ अफ्रीका के कैप्टन में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया किन्होंने? क्रिश्चियन बेनार्ड शॉ ने सफल हृदय प्रत्यारोपण। इन्होंने जो सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था वर्ष 1967 में, 1967 में सफल हृदय प्रत्यारोपण किया। अगर मैं रॉबर्ट हुक की बात करूं तो इन्होंने सेल की खोज की, डिस्कवर किया, कोशिका की खोज की, कोशिका की खोज की। विलियम हार्वे की बात करूं तो रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की विलियम हार्वे ने। और कार्ल स्टीनर की अगर मैं बात करूं तो रक्त समूह की खोज की, रक्त समूह की खोज की। पुनः मैं चर्चा कर देता हूं, कार्ल स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की, रॉबर्ट हुक ने सेल कोशिका की खोज की और क्रिश्चियन बेनार्ड शॉ ने पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया। अगर इसी के संदर्भ में आप कोशिश करो कि भारत के अंदर सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया, भारत के अंदर सफल हृदय प्रत्यारोपण 1994 में एम्स के अंदर वेणुगोपाल ने सफल हृदय प्रत्यारोपण, ऑल इंडिया एम्स जो है दिल्ली के अंदर, वहां सफल हृदय प्रत्यारोपण किया वेणुगोपाल ने। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विलियम हार्वे, कार्ल स्टीनर, क्रिश्चियन बेनार्ड शॉ और रॉबर्ट हुक, सभी का आप जवाब देंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार सुंदर सवाल है, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। चलिए, इन विच ईयर क्विट मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया? बहुत शानदार। इन विच भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्टेड इन इंडिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन से आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसका सीधा आंसर है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। करो या मरो, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा इसी आंदोलन के दौरान दिया गया था। डू एंड डाई। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई, भारत छोड़ो आंदोलन। और अगर हम बात करें वर्ष 1946 की, 1946 में ब्रिटेन प्रधानमंत्री एटली द्वारा एक उच्च स्तरीय कैबिनेट भारत भेजा गया था। ब्रिटेन प्रधानमंत्री एटली द्वारा एक उच्च स्तरीय कैबिनेट भारत भेजा गया था, जिसके 3 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। अगर अध्यक्ष की बात करें तो पैंथिक लॉरेंस जो इसके हेड थे या सचिव थे। तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया, जो कि 3 सदस्य था, जिसके अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन सरल है लेकिन थोड़ा सा लोचा है इसमें, तो देख लेंगे एक बार इसको भी। आप देखिए, हु टेक ओथ इज द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ देश का राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। तो ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं जो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जी, कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल इंडियन डांस, इज पॉपुलर साउथ इंडिया, फ्रॉम विच स्टेट इज द डांस ऑर्गेनाइज्ड? आप देखना कितना अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। वो जानना चाह रहा है, एक नृत्य है कुचिपुड़ी, वो कहां से जन्मा है, कहां पर वो क्या है? फेमस है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना जवाब देंगे इसमें। कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल इंडियन डांस, बताइए जल्दी से। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी जो एक शास्त्रीय नृत्य है, उसका जन्म या वो कहां पर बहुत बड़ी मात्रा में सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। जिसने इसे टिक किया है उनको 1 नंबर प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना
बहुत सुंदर सवाल है ये, और आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने इसका जवाब दे भी दिया होगा। जिन्होंने नहीं दिया वो आप दे देंगे। भारतीय, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड? वर्ष एज राइट आंसर, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन में कुल मात्र 72 सदस्य इसमें सम्मिलित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन हुआ, इसे बंग भंग के नाम से, इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल विभाजन 1905 में, इसके बाद 1911 में हालांकि इसे पुनः रद्द करना पड़ा। ये पश्चिमी बंगाल को मुस्लिम बहुमूल्य आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करने का एक प्रयास था और इसे वापस रद्द करना पड़ा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो साल दर साल अधिवेशन होते रहे, इसी प्रकार से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना ब्रिटिश अधिकारी ह्यूम ने की थी और इसके कुल मात्र पहले अधिवेशन में 72 सदस्य इसमें सम्मिलित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोकिए, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं जी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? मैं ऐसा मानता हूं कि आज के क्वेश्चनों में सबसे सरल क्वेश्चन हो सकता है। राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब होगा। हमेशा राज्यसभा का पदेन सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? देश का उपराष्ट्रपति हमेशा क्या होता है? पदेन सभापति होता है। अगर हम बात करें, ऐसे कई पद हैं, जैसे एक पद के से होने से दूसरा पद आपको प्राप्त होता है। हमेशा ही योजना आयोग या नीति आयोग, अभी नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा देश का प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा। इसी प्रकार से हमेशा राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। इसी प्रकार से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट जो होते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष हमेशा सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा। सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो होगा वो क्या होगा? मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बहुत सुंदर जवाब प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी, द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। कई बार ये पेपर में प्रश्न पूछा गया भाई, पहले भी। बताइए जल्दी जल्दी। सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताइए। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। डल झील J&K के अंदर है। डल झील कहां पर है? J&K के अंदर है। अगर आप कोलेरू की बात करेंगे तो यह आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। और कृष्णा जो जिला है वहां से वो करती है। पुलिकट की बात करेंगे, पुलिकट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के अंदर इसका लगभग 84% हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। कोलेरू आंध्र प्रदेश, कृष्णा जिला, पुलिकट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के अंदर इसका 84% हिस्सा आता है। डल जम्मू कश्मीर और चिल्का खारे पानी की, जो कि उड़ीसा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल 1975 में, 1975 और आज के बाद सोवियत संघ जी, सोवियत संघ से थोड़ा सा विवाद जो आज चला हुआ है, जो देश में जो मानवता को बचाने की होड़ और एक दूसरे के विरोध, एज ए राइट आंसर सोवियत संघ। अगर हम बात करें, रूस जो है आज, जो कभी सोवियत संघ के नाम से था, तो उनके द्वारा पहला जो आर्यभट्ट नामक उपग्रह छोड़ा गया था। और वर्तमान में इनके बीच और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है।
देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन युद्ध किसी भी देश के लिए कभी भी शांति का संदेश नहीं ला सकता, ऐसा हमारा मानना है। और मेरा मानना नहीं, ये सभी का ऐसा मानना है कि युद्ध कभी भी शांति का संदेश नहीं ला सकता है। चलिए अगले वाले सवाल पे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं अपने विषय की। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, देख लेते हैं इसको भी एक बार। ये पूछ रहा है निम्न में से किस ग्रह का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? किसका कोई भी? शुक्र और बुध, दो ही ऐसे हैं जिनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। और अगर हम बात करें सबसे बड़े की, सबसे बड़ा, और अगर हम बात करें सबसे छोटे की, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये दो ऐसे हैं जिनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है चंद्रमा है, इसी प्रकार से इनका कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अंतिम चरण में है पेपर आपका। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी बताइए जी, बताइए जल्दी। वर्तमान में क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा जो एक IRS अधिकारी हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अंदर, भारतीय राजस्व विभाग के अंदर अधिकारी थे, वो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर हम बात करें सुनील अरोड़ा, वो भी चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। अगर हम बात करें तुषार मेहता की, ये सॉलिसिटर जनरल है भारत सरकार के अंदर, सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार तुषार मेहता वर्तमान में। अगर गिरीश चंद्र मुर्मू की हम बात करें, गिरीश चंद्र मुर्मू की अगर हम बात करें, ये उपराज्यपाल भी रह चुके हैं, उपराज्यपाल भी रह चुके हैं J&K के, और वर्तमान में ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग भी हैं। कंप्ट्रोलर अकाउंटेंट जनरल, जिसे आप नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। और सुनील अरोड़ा पर भी हमने चर्चा की। वर्तमान में ये 14वें क्रम में 14वें CGI है। और अगर हम बात करें वर्तमान में राज्य चुनाव आयुक्त की, तो ये 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सुशील चंद्रा, तुषार मेहता, गिरीश चंद्र मुर्मू और सुनील अरोड़ा। आज का अंतिम क्वेश्चन, जल्दी से फिनिश करते हैं क्रम को जी। इस पे ज्यादा विस्तार से चर्चा करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिसने भी इसका सवाल का जवाब बी लगाया है, उन सब का जवाब, गलत तो नहीं कहूंगा, ठीक ही है, बी इज राइट आंसर। ये बिल्कुल ठीक जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के साथ मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में इस वीडियो को फैलाएं। और लगातार इसी तरीके से हम आप लोगों के बीच आते रहेंगे। इसका जो अदर पोर्शन है मेगा टेस्ट 2 का, वो भी जल्दी आप लोगों के बीच पहुंच जाएगा। मैथ और रीजनिंग के लिए एक वीडियो रहेगी और हिंदी के लिए अलग से एक वीडियो रहेगी। नर्सिंग पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। ये मेगा टेस्ट दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी में हर महीने आयोजित करवाया जाता है और सभी छात्र इसमें खुले मन से आमंत्रित हैं। कोई भी आ सकता है, कोई भी हिस्सा ले सकता है। मेरी सब छात्रों से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।